हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी के अंदर। हमेशा की तरह बात करेंगे अर्थव्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर, वो मुद्दे जो हमारी रोजाना की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। और बात करने के लिए हमारे परम मित्र श्री नयन पारिक जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। नयन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिनेश। आशा है आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और घर में सब कुशल मंगल होंगे आपके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बराबर है जी। तो दर्शक मित्रों, आज जो हम जिन विषयों के ऊपर बात करने जा रहे हैं, एक तो है एयर इंडिया। अब ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है कि हाँ, टाटा खरीद रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उनको थोड़ा वक्त लगेगा, तो ना डिनायल है ना हाँ है। तो एक तरह से हम कंफर्म समझते हैं कि टाटा के पास ये डील चली गई है। यानी कि 1953 में जब एयर इंडिया टाटा के हाथ से निकली थी, तो अब वो पूरा चक्र काट के 360 डिग्री के बाद वापस आ गई है। 1946 के अंदर इसका नाम चेंज करके एयर इंडिया किया गया था टाटा एयरलाइन से, और स्थापित उससे पहले हुई थी द डॉयन ऑफ एविएशन ऑफ इंडिया, भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा के द्वारा। दूसरा मुद्दा जो करेंगे कि आज जो सबको परेशान कर रहा है वो है पेट्रोल प्राइसेस का, डीजल प्राइसेस का, व्हिच आर अगेन फ्लेयरिंग अप। और साथ में, जैसे कि हमने पहले बताया था, गैस प्राइसेस के अंदर, नेचुरल गैस प्राइसेस में 62% की वॉपिंग वृद्धि की गई है, विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन द रिसेंट हिस्ट्री। और एक तीसरा पीस लेंगे इसके अंदर हम आज, दुबई एक्सपो 2020। नाम 2020 ही है, लेकिन हो 2021 में रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से डिले हुआ है। जैसे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 थे, लेकिन हुए 2020 में। तो उसी ढंग से दुबई एक्सपो दुनिया का सबसे शानदार, सबसे बड़ा मेला, व्यापार मेला कह सकते हैं, सांस्कृतिक मेला कह सकते हैं, लोगों के मिलने जुलने के लिए। बल्कि मैं ये कहूंगा कि दुनिया का वैसे सबसे बड़ा मेला तो ओलंपिक्स गिना जाता है, लेकिन व्यापार के मामले में देखा जाए तो शायद ये एक सबसे शानदार उपलब्धि होगी। 6 महीना मेला चलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे नयन भाई एयर इंडिया की। आखिरकार एयर इंडिया 20 साल की कोशिशों के बाद लगता है कि किसी मुकाम पर पहुंच रही है। बिल्कुल। दो बीड आई है और मेरे ख्याल से एक बीड आप जैसे कह रहे हैं कि वैसे सरकार ने अभी अनाउंसमेंट नहीं किया है, पर लग रहा है कि टाटा के पास ये एयरलाइन की घर वापसी होगी। उन्होंने शुरू जी की थी, फिर जी सरकार ने ले ली थी, और उसके बाद अब मेरे ख्याल से दोबारा सरकार के पास से टाटा के पास ये एयरलाइन जा रही है, ऐसा लग रहा है। वैसे देखें तो 172 इसमें एयरक्राफ्ट है, फ्लीट है, जो बड़ी मानी जाती है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इंडिगो के पास है, कहीं 275 के ऊपर। और उसके बाद ये जो है वो सबसे बड़ी एक फ्लीट है। और उसमें 87 जो ऐसे एयरक्राफ्ट है जो उनके खुद के हैं, लीज के नहीं है। और बाकी के 95 कहीं ना कहीं कोई तरीके से लीज पे है उनके पास। नुकसान का देखें तो पिछले 3 साल से और बहुत सालों से नुकसान करती आ रही है, इतनी बड़ी फ्लीट होने के बावजूद। 20 में मेरे ख्याल से नुकसान घट के हुआ था 7,700 करोड़। उसके पहले 19 में 8,900 करोड़, उसके पहले 5,800 करोड़। तो कहीं लगातार मेरे ख्याल से नुकसान करती आ रही है। उसके जो डेट्स है जो उन्होंने बोरोइंग की है मार्केट से, वो कहीं 57,000 करोड़ से लेके अभी मेरे ख्याल से कहीं 38,000 करोड़ 20 में, और अब मेरे ख्याल से कहीं 23,000 करोड़ आई है। और इसको डिसइन्वेस्ट करने की सरकार की बहुत जिद्दोजहद है, पर उसके बाद फाइनली जाके मेरे ख्याल से अब लग रहा है कि इस बार ये काम हो पाएगा। और फोकस्ड है एयर इंडिया ज़्यादातर पैसेंजर के लिए। 82% रेवेन्यू इनकी पैसेंजर से आती है, तो कार्गो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और नुकसान जो करती आई रही, मेरे ख्याल से उसमें मेन जो फैक्टर है वो उसकी हाई कॉस्ट है। क्योंकि यदि 19 में देखा जाए तो सिर्फ एयर इंडिया को ही ऑपरेट करने का मौका मिला था बाहर से। जो हमारे देश में लोग 1920 में भी जो देश में लोगों को वापस लाना था, उसमें एयर इंडिया वॉज द ओनली वन। जो बबल अरेंजमेंट में भी एयर इंडिया सिर्फ थी। उसके जी बावजूद अपनी हाई कॉस्ट के कारण मेरे ख्याल से एयर इंडिया कमा नहीं पा रही है। जी तो टाटास के पास बहुत सारे चैलेंजेस होंगे इसमें। मुझे लग रहा है कि कहीं अभी आंकड़े नहीं आए, पर 10 से 15,000 करोड़ रुपए की उन्होंने बोली लगाई है, अदर देन द डेट। तो ये इसको चलाना टाटास के लिए भी, एक बार मेरे ख्याल से नई एयरलाइन शुरू करना आसान था, पर एक इस एयरलाइन को संभाल के फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे लाना टाटा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।
और पर मैं समझ रहा हूँ कि यदि एक चुनौती है तो इसके लिए टाटा सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, क्योंकि ये जानते हैं इसको, ये एयरलाइन इंडस्ट्री उनके सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं पर उनके जज्बात के भी करीब है, हार्ट के करीब है। हमेशा ही वो कोई ना कोई एयरलाइन बिजनेस से टाटा अपने आप को जुड़ा समझ रहा है। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि एयर इंडिया और टाटा दोनों के लिए ये विन विन होगा। और शायद जो हम लोग एयर इंडिया को मतलब यूज़ कर रहे हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनके लिए भी ये सही होगा। अभी ही अनाउंसमेंट हुआ है कि 60+ ईयर्स वालों को 50% एयर इंडिया डोमेस्टिक जहाँ भी जा रही है उसमें फेयर में राहत देगी। दूसरा, पहली बार इसमें मैं इस थोड़ा सा इंटरजेक्ट कर देता हूं। जो 60 जी प्लस की स्कीम जो है, जहां पे 50% की बात सरकार करती है, दरअसल वो एक फैलेसी है, क्योंकि अच्छा वो 50% ऑफ पीक रेट्स हैं। अगर आप देखेंगे टैरिफ के इनके जो किराए होते हैं, 3 किराए होते हैं। एक जो हाँ हाँ सबसे मिनिमम होता है, सपोज 5,000 रुपए। हाँ एक उसके ऊपर किराया आता है जो 7-8 हजार हो जाता है। एक पीक रेट होता है जो कि सरकार के एलटीसी वगैरह वालों को मिलता है। तो वो करीब करीब 15-20 हजार होता है। दैट इज ए इनडायरेक्ट सब्सिडी टू द एयरलाइंस बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो 50% दिया जाता है, उस पीक रेट का दिया जाता है, विच इनवेरिएबली इज अबव द नॉर्मल रेट। अच्छा, मैं ये समझ रहा था इसको, जहां मैंने जो लैंग्वेज पढ़ी थी उसमें बेसिक फेयर का, पर आपने जैसे कहा सही बात है, ये सब इसमें डेविल इज इन द डिटेल्स। तो क्या हम हाँ, लोग पढ़ ये के बिल्कुल, जब ना मैंने अभी तक बुक कराया है, पर जब भी बुक कराऊंगा तब पता लगेगा कि ये तो नॉर्मल फेयर से भी तो ज्यादा है। ये तो ऑब्वियसली दर्शक इस बात जैसे समझ आपने जाए, कहा, हाँ, दर्शक इस बात को हाँ, समझ जाएं कि इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, और और रोजी रोटी के जो हमारे देखने वाले हैं वो समझ जाएं कि भाई इसमें कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जब आप कराने जाएंगे तब क्या फेयर आता है। और अब तो क्या इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है कि जैसे आपको वो 50% कंसेशन वाला फेयर नजर आएगा, तो आपको पता लग इमीडिएटली आप जाएगा कि आप इंडिगो का कहाँ पर फेयर हैं। चेक कर लेंगे। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि सरकार का यदि यही है तो एयर इंडिया ने पता नहीं क्यों किया है। क्योंकि ये जो ऐसी है कि आप ललचा के लोगों को ला तो सकते हैं, पर उसके बाद उनकी जेब से पैसे नहीं निकाल सकते। क्योंकि आपके जैसे स्मार्ट लोग देखने वाले हैं, बाकी के भी हमारे रोजी रोटी देखने वाले स्मार्ट हैं, तो वो देख लेंगे कि भाई ये डिस्काउंट के बाद भी यदि अमाउंट हायर आती है इंडिगो या बाकी की स्पाइस जेट से, तो कोई लेने वाला नहीं है। तो ऐसी जो आपने कहा जैसे डिसेप्टिव प्रमोशन है, वो नेगेटिव काम करती है। इनफैक्ट ऐसे तो चीज़ करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग जब जाके देखते हैं कि प्राइस एक्चुअली हायर है, तो दे फील अ लिटिल डिसइल्यूजन, दे फील कि हम लोगों को थोड़ा सा ललचा के उसके बाद एक डिसीव करने की कोशिश की। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट इंस्टेड ऑफ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। जी, तो तो बिल्कुल ऐसे सब मेरे ख्याल से एयर इंडिया वुड नीड टू चेंज इट्स ओन वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। इट विल नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पैसेंजर्स पर्सपेक्टिव। और मेरे ख्याल से जो पूरा बदलाव है वो टाटा को अपनी तरीके से ये लाना पड़ेगा। बिल्कुल लाना पड़ेगा। और चूंकि एक पीएसयू रही अब तक, तो माइंडसेट भी ऐसा ही हो जाता है। लोग हर चीज के प्रति एश्योर्ड हो जाते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि शायद जो उनका एक्सपीरियंस विस्तारा का है, जो कि काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस है क्वालिटी ऑफ सर्विस में या मैन पावर का जो ट्रीटमेंट है उसमें, वो फर्क उसमें लेकर आएगा। और विस्तारा का एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि वेरी रिसेंट है, उनके पास भी करीब 40-50 एयरक्राफ्ट हैं अभी। तो जब वो मर्ज होंगे तो वो विस्तारा की कल्चर को ही वहां पर लेके आएंगे। एक तरह से इनडायरेक्टली मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर। बिल्कुल हालांकि बिल्कुल। नाम एयर इंडिया रहेगा, पर कल्चर जो आएगी, जो वर्क कल्चर है, वो विस्तारा की ही होने की संभावना है। दूसरा मुद्दा आते हैं पेट्रोल डीजल गैस प्राइसेस का। और आज एक और भी मुद्दा साथ में था कि पिछले एक महीने में एयर टरबाइन फ्यूल 9% अप होके करीब करीब 73,000 रुपी पर किलोलीटर हो गया है। यानी कि उनका रेट नॉर्मली जो पहले करीब करीब 40-50 रुपया पर लीटर पे था, देखा जाए तो अब बढ़कर 73-74 हो गया। प्लस लोकल टैक्सेस भी उसमें आते हैं कुछ उसके अंदर। तो एटीएफ हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव फॉर द एयरलाइंस। और लॉस मेकिंग एयरलाइंस के लिए तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है, क्योंकि वहां भी टैक्सेस काफी हाई हैं। पेट्रोल डीजल में ऐसा है कि पिछले करीब करीब 10 दिनों के अंदर ही 2 रुपए से ऊपर डीजल के रेट बढ़ गए हैं, और पेट्रोल के थोड़े से उससे कम बढ़े हैं, लेकिन वो भी बढ़े हैं। शायद गैस प्राइसेस 62% इंक्रीज हुई है फॉर द टाइमिंग। अभी 10 से 12% पीएनजी और सीएनजी के अंदर इंक्रीज आए हैं, आने शुरू हो गए हैं, दिल्ली में अनाउंस हो गए हैं उस बात के। तो ये लोगों की पॉकेट पे भारी पड़ेगा। और
उसके बाद फर्टिलाइजर जो उनसे बनता है, बिजली जो बनती है, उसके ऊपर भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लगता है कि पेट्रोलियम गैस प्राइसेस जो हैं, वो एक किस्म से सरकार के सिलेबस का पार्ट नहीं है कि वहाँ पर कुछ राहत दी जाए। शायद सरकार देने के पक्ष में भी नहीं है, सोचती भी नहीं है देखा जाए तो। इस पर आपकी टिप्पणी? मैं समझ रहा हूँ कि गैस प्राइसेस जो है वो उसको इनफैक्ट अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में जो हमारा प्राइमरी एनर्जी मिक्स है उसमें गैस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 6% है, और जो कि ग्लोबली कहीं 24% है। तो जो भी एक देश की रिक्वायरमेंट होती है उसमें गैस इज कंसिडर्ड अ क्लीन फ्यूल, इज एन एडवांटेजियस फ्यूल कंपेयर टू कोल एटसेट्रा। तो मैं समझ रहा हूँ कि उस जो 24% ग्लोबल एवरेज के आसपास हमको जाना हो 6% के अपने रेशियो से, तो आई थिंक वी वुड नीड टू डू बेटर देन दिस। अभी तो क्या हम लोग प्राइस इतना इसको बढ़ा रहे हैं, तो ऊपर से लोगों के लिए गैस को यूज़ करना और मुश्किल हो जाएगा। आपने कहा जैसे कि प्राइमरीली यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, तो हमारे घर के जो बिल आते हैं वो शायद अब बढ़ने शुरू हो जाए। फर्टिलाइज़र का यदि दाम बढ़ेगा तो उसके कारण फाइनली फूड ग्रेन तक हम लोगों को जो हम खरीदते हैं, वहाँ कोई ना कोई तरीके से यदि किसान को हमें नहीं पीसना है, तो फाइनली दैट इंक्रीज हैज़ टू पास ऑन टू द एंड यूज़र ऑफ द फूड ग्रेन्स। तो हमारे सब पे मेरे ख्याल से जो फूड का इन्फ्लेशन है वो शायद इससे बढ़ सकता है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग जब भी चाय अपनी रखते हैं तब जाके उस पे जो गैस यूज़ करते हैं वो सब पे जाके, और स्टील मैन्युफैक्चरिंग में तो मैं समझ रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह पे स्टील ऑलरेडी और सीमेंट हाई है, और मेरे ख्याल से ये गैस के प्राइस बढ़ने से ये सब पे एक इन्फ्लेशन का बड़ा चक्र शुरू होगा। और मैं समझ रहा हूँ कि ये जो अक्टूबर से मार्च तक का जो प्राइस निर्धारित हुआ है उसमें सबको, कस्टमर को, हमारे रोजी रोटी देखने वाले को कोई ना कोई तरीके से प्राइस इंक्रीज का काइंड ऑफ दे विल हैव टू बेयर द ब्रंच ऑफ इट। मैं समझ रहा हूँ उसके साथ साथ बॉम्बे में तो मेरे ख्याल से अभी पेट्रोल का दाम कहीं 108 के आसपास चला गया है, 109 रुपए टच करने जा रहा है। 109 पे टच कर रहा है। मेरे ख्याल से डीजल का भी कहीं 98 99 के आसपास है। वी आर जस्ट तो अबाउट टू टच 100 नाउ। हाँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये कहीं जो 100 110 के आसपास जो प्राइस पहुंचे हैं, तो और अभी लग रहा है कि यदि क्रूड का भाव बढ़ेगा, और मैं समझ रहा हूँ कि क्रूड का यदि $90 के आसपास जाएगा, तो फॉर एवरी डॉलर हमारे जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो भी कहीं 25-30 पैसे जरूर उससे बढ़ जाएंगे पर लीटर। तो इसीलिए मैं समझ रहा ज्यादा हूँ कि बढ़ेगा, आगे ज्यादा बढ़ेगा। रूपी वीक हो रहा है साथ में। बिल्कुल उसका 30 से 50 पैसे का कहीं अंदाज है, डिपेंडिंग ऑन रूपी कैसे वीक होता है और ये कैसे पूरा इक्वेशन बैठता है, पर कहीं जाके 30 से 50 पैसा, जैसे आपने कहा, डिपेंडिंग ऑन एक्सचेंज रेशियो और डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द क्रूड, मेरे ख्याल से ये रहेगा। पर कहीं ना कहीं अगले 6 महीने में पेट्रोल डीजल के दाम कम नजर नहीं आते हैं, अनलेस कि सरकार अपने जो ड्यूटीज है, अपनी जो एक्साइज है, उसको जीएसटी में लाने की कोई कोशिश करे। और ये जो आप पैसे दे रहे हैं वो जब छोटे छोटे हमारे व्यापारी और छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स है, एमएसएमई इंडस्ट्री है, वो ये दे के यदि उसमें जो उन्होंने ड्यूटी भरी है जीएसटी, वो कहीं आगे क्लेम कर पाए, तो आई थिंक फाइनली ऑब्जेक्ट वो है हमारे सबका कि भाई जीएसटी आगे हम लोगों को जाके कहीं क्रेडिट मिले इसकी, जीएसटी में आने से रेट भी कहीं ना कहीं कम हो। पर अभी सरकार, क्योंकि जब कम हो गया था $25-30 के आसपास जब भाव चला गया था, तब सरकार ने अपनी ड्यूटीज जो बढ़ा दी थी, वो मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है कि सरकार को वो ड्यूटी कम दे करनी चाहिए, क्योंकि अब जो है वो क्रूड के दाम बढ़ गए हैं और अगले अगले 6 महीने लग रहे हैं कि $90, कोई बोल रहा है $100 भी पहुंच सकता है। तो यदि आम जनता को इससे बचाना है, लोगों को कोई राहत देनी है, और यदि इंडस्ट्री में और इन्फ्लेशन में यदि हम लोगों को कोई मदद करनी है, तो मेरे ख्याल से सरकार को इस दिशा में कदम लेने की जरूरत जरूर पड़ेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। सरकार के पास पिछले साल करीब करीब 3.25 लाख करोड़, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, 3.25 लाख करोड़ के टैक्सेस आए थे। इसके अलावा जो पेट्रोलियम कंपनी से कॉर्पोरेट टैक्स आता है और डिविडेंड्स आते हैं वो अलग है, मैं आपको पहले बता दूं। तो सब मिल मिला के ये लोग 4.5 पौने 5 लाख के आसपास इनके कलेक्शन सरकार का हो जाता है। अब अगर टोटल सरकार का टैक्स कलेक्शन देखा जाए तो मुझे याद है कि 1914 के आसपास हमारा पेट्रोलियम से टैक्स कलेक्शन 50,000 करोड़ के आसपास होता था। उसमें भी सब्सिडी वगैरह मिला के सब वो भी वापस हो जाता था। तो एक तरह से जो बचता था सरकार के पास जीरो ऑलमोस्ट बचता था। ये छोटा मोटा बच जाए तो बच जाए। अब हालात ऐसे हैं कि
40% जो हमारी रिकवरी है वो डीजल से होती है इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि कंजप्शन है पेट्रोल बास्केट का इतना 40% डीजल का है। और उसमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट किसानों का है जो अपने पंप सेट्स और ट्रैक्टर यूज करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट और उसको देखा जाए तो बराबर तो नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट 25% है तो 15% किसानों का कंजप्शन भी है इंडिया के अंदर। तो किसानों से सबसे ज्यादा देखा जाए तो इस टाइम डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी सरकार के द्वारा कलेक्ट की जा रही है, जो इस टाइम मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन किया है कुल में से वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। और सरकार वो पैसा कलेक्ट करके दरअसल देखा जाए तो किसान निधि दे रही है 60,000 करोड़ की। यानी कि 60,000 करोड़ देने के लिए सरकार किसानों की पॉकेट से 1 लाख करोड़ निकालती है और 60,000 करोड़ देती है, ये कह के देखिए हम आपके लिए कितना भला कर रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन जो होती हैं ये बहुत खतरनाक है। और खासतौर से अगर पेट्रोलियम के टैक्सेस निकाल दिए जाएं पूरे जो टैक्स कलेक्शन में से हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि जीएसटी में लाने की बातें सिर्फ कोरी है, कागजी है, वो कभी नहीं होगा। अगर हमारे जीते जी हो जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। लास्ट चीज पे आते हैं, दुबई एक्सपो, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला, 6 महीने चलेगा, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ। भारत का पेविलियन भी काफी बड़ा है उसके अंदर। पूरी दुनिया अपने आप को शोकेस कर रही है उस मेले के अंदर। सर बताइए ये दुबई एक्सपो क्या है? जो लास्ट में शंघाई हुआ था मेरे ख्याल से उसके करीब, उसके कंपैरिजन में तो शंघाई में कहीं $40 बिलियन का खर्च था और एक्सपेंस था। उसके हिसाब से ये कहीं $10 बिलियन के आसपास लग रहा है कि होगा। पर बहुत शानदार, जैसे आपने कहा 480 हेक्टर जमीन पे, और मेरे ख्याल से पिछले कहीं 4-5 साल से दुबई का इस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस था। समहाउ आपने जैसे कहा कोविड के कारण 1 साल ये पीछे हो गया। और फिर भी अच्छी बात यह है कि विश्व के सब देशों ने पार्टिसिपेट किया है। मैं उसका टाइम टेबल देख रहा था तो पूरे 6 महीने में हर दिन एक देश का दिन मनाया जाएगा और उस दिन उस देश पे फोकस होगा। इंडिया ने अपना बड़ा पेविलियन ले रखा है। मेरे ख्याल से इसके कारण जो बोल रहे हैं कि जॉब्स क्रिएट ऑलरेडी यूएई में हो चुके हैं, कहीं 3 लाख जॉब्स क्रिएट हुए हैं, कहीं 1 लाख नए होटल के कमरे हुए हैं, तो टूरिज्म बढ़ेगा। अंदाजन ये है कि इसके कोविड के बावजूद कहीं 2 से 2.5 करोड़ लोग जो है वो विजिट करेंगे एक्सपो जी, को। जी। और मैं समझ रहा हूँ कि ये स्केल पे जो काम होने जा रहा है उसमें रोजी रोटी वाले जो हमारे दर्शक हैं, जो कोई ना कोई तरीके का अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कोई अपना इंडस्ट्री चला रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर में हैं, जिनको की ग्लोबल कोई एम्बिशन है, जो समझते हैं कि उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज कहीं ग्लोबली यूज हो, तो मेरे ख्याल से पूरे विश्व के लोग यहाँ ये 6 महीने के लिए आने वाले हैं। दुबई हमारे से नज़दीक है, हमारा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो भी कोई पॉसिबल वे हो, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो हमारे दर्शक है वो जाए वहाँ, देखे, लोगों से इंटरेक्ट करे, वहाँ की नई टेक्नोलॉजी को देखे, और कई नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को भी इसमें बढ़ोतरी मिलने वाली है। तो मैं समझ रहा हूँ कम से कम हमारे सब दर्शक जो कि अपने आप को मतलब कहीं दुबई जाने के लिए सक्षम समझते हैं, फाइनेंशियली, बिजनेस वाइज एंड टाइम वाइज, उनको ज़रूर जाना चाहिए। और ये जो बड़ा एक मेला है उसमें जाके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है और भारत के लिए भी एक अच्छा मौका है शोकेस करने का। और मुझे भी कल परसों के पेपर से पता लगा कि बांग्लादेश भी इसमें शोकेस कर रहा है और वो अपने 50 इयर्स की अचीवमेंट को शोकेस कर रहा है कि अपना 50 इयर्स की हमारी जर्नी कैसी रही है। सो दैट विल बी द मेन थीम ऑफ बांग्लादेश पेविलियन देयर। चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये था आज का रोजी रोटी। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। हमारे तीनों मुद्दे आज ऐसे थे जो आपकी रोजाना की रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं, आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। और हमेशा की तरह नयन भाई हमारे साथ रहते हैं, हमेशा टाइम देते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो उन्होंने थैंक कीमती यू सो वक्त मच निकाला, ब्रदर। हमारे शो में आए। तो दर्शक मित्रों, हमें दीजिएगा आज्ञा, बहुत जल्दी मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ इसी चैनल के ऊपर बहुत जल्दी। जाइएगा कहीं नहीं। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।